नमस्कार मित्रों, हिमालयन डायलॉग्स के सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं सुनीता भास्कर और मित्रों इस वक्त पे हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे बैठे हैं और जिन व्यक्ति से हम बात करने वाले हैं आप हैं प्रतीक पंवार जी। देहरादून में, उत्तराखंड में बहुत ही चिर परिचित नाम आपका है और ग्रेट हिमालयन बर्ड काउंट आपका एक समय पे एक मिशन हुआ करता था जिसको हम लोगों ने भी बतौर पत्रकारिता में रहते हुए कवर किया है। तो उस बर्ड काउंट अभियान के बारे में आज हम जानते हैं और थोड़ा बहुत और भी गपशप कुछ करेंगे। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हिमालयन डायलॉग्स में। तो वो जो एक क्रेज़ था उस समय पे बर्ड काउंटिंग करने का, उस अभियान का, आज तो हम देख रहे हैं कि एक पीढ़ी, एक जनरेशन अभी लौट रही है बायोडाइवर्सिटी की तरफ को, इन चीज़ों की तरफ लौट रही है ना। अभी हम देखते हैं कि महिला कई सारी कैमरामैन आ चुकी हैं जो जाके जंगलों में रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो एक तो पहले कि कैसे आपको सूझी कि हम चिड़ियाओं को अपनी पहचानें, उनकी काउंटिंग करें, क्या था इस मिशन का मकसद और अभी ये कहाँ पहुँचा है? जी देखिए, ये आपने एक बड़ा अच्छा वो स्टार्ट किया है, मतलब बहुत नॉस्टैल्जिक मेमोरीज की तरफ लेके गए आप। बहुत पुरानी बात हो गई ना। 2008 में क्या हुआ था कि हम लोग क्योंकि जंगल जाते थे और जंगल जाते थे तो मित्र लोग जाते थे कि चलो चिड़िया देखने चलते हैं। फिर देन वी रियलाइज कि कुछ एक थोड़ा सा बेसलाइन डेटा जनरेट करना शुरू करें। तो ऐसे ही करके कुछ लोग मिले और हमने कहा इसको एक एनुअल इवेंट बनाते हैं, इस बहाने दोस्तों को मिलना शुरू हो जाएगा, दोस्त एटलीस्ट साल में एक बार मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से इस जर्नी की शुरू हुई। फिर क्या कि इसको क्या नाम रखा जाए, तो हमने कहा यार हिमालयाज़ की बात करते हैं और हिमालयाज़ के पक्षियों की अभी तक कोई बेसिक डाटा इन्वेंट्री नहीं हुई है सिस्टमेटिक। तो हमने कहा इसको एक करते हैं और सिटीजन साइंस को लेके करते हैं। तो हमने इसमें पहली बार हुआ कि जो 2008 में जब हमने शुरू किया तो देश में हम लोग पाए, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब बहुत कम लोग ऐसे संस्थाएं ऑर्गेनाइज इसको कर रही थी। मतलब पूरे साउथ एशिया में काफी कम हाँ, लोग। साउथ एशिया से मतलब हुआ, पर इंडिया में तो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट था। मतलब कुछ जैसे WI जैसे इंस्टीट्यूट हो गए या कोई यूनिवर्सिटीज है, वो लोग अपना करते थे और वो अपने एक आइडेंटिफाइड कोऑर्डिनेट पे करते थे और फिर अपना आ जाते थे। तो हमने इसमें कहा कि लोगों को जो, जैसे हम साइंटिस्ट नहीं थे, हमारा सब्जेक्ट नहीं था, पर हमें क्योंकि चिड़ियों से अटैचमेंट था, हम लोग जाते थे, ऑब्जर्व करते थे, अच्छा लगता था। तो हमने कहा इसको एक एनुअल, तो हमने इसको सिटीजन साइंस का कंसेप्ट लेते थे। हमने कहा कि सिटीजन साइंटिस्ट इसको करते हैं। क्या बात है। और उस बात का नतीजा है कि 2008 में जब शुरू किया और आज की देश में अगर आप देखें, देश में हर जगह, हर हैबिटाट में हर स्पीशी का इस समय सेंसस हो रहा है और हर, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है और बड़ा अच्छा लगता है कि ये सर क्या सरकारों के द्वारा किया जा रहा है ये सेंसस, जनगणना? अब तो कई जगह, तो कई MP है, मध्य प्रदेश है, ये लोग तो अब तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें एक्टिवली, कई स्टेट्स में एक्टिवली इसमें करना शुरू कर दिया है, देखा देखी। तो वैसे तो हम देखें तो पक्षियों पे सालिम अली साहब का काफी काम हुआ, उन्हीं का काम था। इंडिया में उन्हीं का काम था। उन्होंने इसको, मतलब फादर ऑफ बर्ड साइंस की कहेंगे कि जन्मदाता थे ऑर्निथोलॉजी के एशिया में जी। तो हमारी और सुनने वालों को थोड़ा बताते चलें सालिम अली साहब के बारे में कि उन्होंने क्या किया। सलीम अली साहब ने उस समय जो सर्वेस करे और उसको टेबुलेट करके, उनको जो बर्ड्स की स्पीशीज को उन्होंने डॉक्यूमेंट करके और लोगों के सामने लाया, बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट करके एक पब्लिकेशन निकाला। वो आज की डेट में भी बड़ा कमाल का वो रेफरेंस है। उसमें जो उन्होंने लिखा, चिड़ियों को ऑब्जर्व किया, उनकी ड्राइंग्स बनाई साइज के हिसाब से, स्केल अप टू स्केल एंड कलर। तो वो एक बहुत कमाल का काम उन्होंने किया उस समय। आप आज की डेट में तो कैमरे हैं, सब कुछ है, तो उस समय तो कैमरे इतने नहीं होते थे, तो आपको चिड़िया पकड़ के रख के तब उसका आप जो है ट्रॉफी से आप उसका फोटो बनाते थे और वो मेजरमेंट नोट करते थे। तो वो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। आज मतलब इतना अच्छा लगता है कि नॉट ओनली ऑर्निथोलॉजी, हेर्पेटोलॉजी और हर जगह के हर चीज स्पीशीज के इस समय सेंसस हो रहा है। वो एक बड़ा कमाल का काम हो रहा है और उससे हो क्या रहा है कि जो जनरेशन है वो जुड़ रही है, मतलब नेचर के साथ बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को समझना शुरू कर रही है। तो जैसे हम लोग थे तो हमें नेचर के बारे में क्या मालूम था, पर जब हम जंगल में गए और स्पीशीज को नोट करना शुरू किया तो ऑब्वियस ही बात है कि अब हम आज के डेट में वी टॉक एंड प्रीच, वी नॉट ओनली टॉक बट वी प्रीच की कंजर्वेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, वो हमें समझ में आता है। तो हम जितना संभव हो पाता है हम शेयर भी करते हैं, आगे पास ऑन करते हैं आने वाली जनरेशन को कि भाई व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर, व्हाई इट इज़ द नीड ऑफ द आवर इंटरवेंशन की आपको जंगल बचाना है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये मकसद था कि अपने आसपास के सिटीजन्स को लेके आप लोग जंगलों की तरफ चल पड़े। हाँ, कैमरे आप क्योंकि डॉक्यूमेंट्री से शुरुआत से जुड़े रहे हैं जी। जब हमने कहा तो हमने कहा इसका थोड़ा सा साइंटिफिक मेथोलॉजी हो, इसमें एक साइंटिफिक रेशनल हो।
तो हमने उसको रेफरेंस किया और फिर इसके हमारे हमने गढ़वाल से इसको शुरू किया। और मज़े की बात यह कि हमने गढ़वाल में हर रिवर वैली को कवर किया, फ्रॉम वेटलैंड टू हाई अल्पाइन मेडोज। मतलब मान के चलिए कि आप 700 मीटर से लेके करीब 3,500 मीटर तक हम ट्रांजिट जो हमारे बर्ड ट्रांजिट जहाँ पे की सर्वे करते हैं, वो हमने हर रिवर वैली में हर रिप्रेजेंटेटिव बर्ड हैबिटाट को इसमें चुना, है ना, क्योंकि हर डिफरेंट हैबिटाट की डिफरेंट बर्ड्स होती हैं। तो वहाँ पे हमने इसको सर्वे किया और इसको हर साल रिपीट करते हैं, ताकि तभी वो डाटा हमारा निकल के आता है कि कहाँ चिड़िया कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या क्या हो रहा है। तो पता लगता है जब हम आज डाटा देखते हैं। तो वो एक वैसे शुरू किया। तो इस ढंग से आप मान के चलिए कि इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया में आज भी देश में कहीं पे भी इतना बड़ा जो कैनवस है हमारा पूरे गढ़वाल का, वो कहीं पे भी इतना सिस्टमेटिक सर्वे आज की डेट में वो नहीं हो रहा है। और एक्सेप्ट ग्रेट हिमालयन बर्ड काउंट, जी तो वो कैरी तो प्रतीक जी उसके और ये बाद सारे वॉलंटियर्स होते हैं जो लोग आते हैं अपना खर्चा करके आते हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग कितने कितने साल में फिर आप मिलते हैं, कब कब? साल में हर साल विंटर्स में ये होता है। और फिर आप पहाड़ों की तरफ, नदियों मतलब की 5 तरफ दिन का निकल। हमारा इवेंट होता है ये। अच्छा। मतलब इसमें 5 दिन में मतलब जो है यहाँ आप पहुँचते हैं, यहाँ से पहुँचने के बाद 5 दिन बाद वो वापस आते हैं डाटा लेके, और फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। हमको तो उन्हीं जगहों पे जाते हैं जिनमें पहले गए थे? हर साल रिपीट होती है। अच्छा, जैसे हम ये अस्कोट आराकोट अभियान को हम जानते हैं जैसे ना, आपका अस्कोट है, जिस गांव में गए थे आज से 20 साल पहले, उस गांव में 20 साल बाद देखना, तो वैसा ही कुछ है कि जी बिल्कुल सेम हैबिटेट है। तो वॉच कैसे करते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं? कुछ नहीं, बेसिक कुछ बहुत कॉमन सा है कि आप एक ट्रैक, हमारा जैसे एक रास्ता है, जैसे आप मान के चलिए कि पुरोला से नौरी कच्चा रास्ता हमने पकड़ा, वो पगडंडी हमारा ट्रांजेक्ट हो गया। अच्छा। अब वो 10 किलोमीटर का ट्रांजेक्ट है, वो हर साल उस पर हमने जाना है, एक ही टाइम पे जाना है। तो उस रास्ते के 50 मीटर इधर और 50 मीटर इधर जो भी चिड़िया हमको दिखाई देती है, सुनाई देती है, वो हम नोट कर लेते हैं। अच्छा। तो उससे हमारे को पता लगता है कि क्या स्पीसीज डाइवर्सिटी है और कौन कौन सी स्पीसीज कहाँ कहाँ पाई जाता है, क्योंकि हर स्पीसी की नीश हैबिटाट होता है, और हर उससे हैबिटाट से स्पीसीज जुड़ी हुई होती है। तो वो डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट हैबिटाट में मिलती है। जी। तो लगातार काम करते हुए आप लोग आवाज़ें भी पहचानने लग गए होंगे ना? अब काफ़ी कुछ मतलब हो जाता है। तो मैं इस पर आऊँ कि इस अभियान से क्या निकला आउटपुट, है ना, क्या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। उससे पहले मैं थोड़ा सा हमारे जानने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए जानना चाहती हूँ कि बर्ड वॉचिंग जो एक वर्ड है वो होता क्या है, कैसे बर्ड वॉचिंग होती कैसी है? बर्ड वॉचिंग कुछ नहीं है, बेसिकली आपको नेचर से जुड़ने का एक रीज़न है कि आपको एक कारण मिलता है कि आप नेचर में जाए और नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू करें। क्योंकि जब आप एक चिड़िया को ऑब्जर्व करते हैं तो आप चिड़िया ही नहीं देखते, फिर आप जब आप बार बार देखते हैं बार, तो फिर आप नोट करना शुरू करते हैं कि ये चिड़िया इसी पेड़ में जा रही है, इस पेड़ में ये खा रही है, या ज़मीन में खा रही है, तो ग्राउंड फॉरेजिंग है तो क्या खा रही है, फिर आप उसको नोट करना शुरू करते हैं। तो वो एक पूरा उसी फूड चेन के बारे में आपको पता लगता है, उसके साथ एसोसिएटेड। अब बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होता है, वो बहुत कॉमन सा है कि आप अभी अपने कहीं पे भी थोड़ा सा नेचर एरिया में चले जाए सुबह या शाम के वक्त, तो आपको रेडिंग फ्लॉक्स मिलेंगे, हम रेडिंग पार्टीज बोलते हैं इनको। तो करीब 10-15 अलग अलग स्पीशीज एक साथ एक झुंड बना के चलती हैं, सुबह खासकर आपको मिलेंगी। और कोई, क्योंकि क्या होता है हर स्पीशी का अलग नीश होता है, कोई पत्ते पलट के कीड़े खाएगी, कोई जो है पेड़ में बैठ के कीड़े खाएगी, कोई उसकी बार्क के अंदर के कीड़े खाएगी। तो होता क्या है कि जैसे चिड़िया ने पत्ते पलटे तो कीड़े निकल के ऊपर उड़े, तो जो ऊपर वाली मिड कैनोपी की चिड़िया वो उनको खाएगी। तो इस ढंग से वो इंटर रिलेटेड होता है और वो बड़ा एक कोऑर्डिनेटेड उनका होता है। तो रीडिंग पार्टीज बहुत देखने में बड़ा कमाल का होता है, इसको ऑब्जर्व करें अगर आप, तो मतलब किस तरह 10, 12, 15 स्पीशीज एक साथ मिलकर अपने खाने की खोज में लगता है, तो उनका मेहनत कम हो जाती है। क्या बात है, वाह। तो इन सबको देखना, महसूस करना, नेचर के और करीब जाना, ये मकसद था। कितने नए युवाओं को आप इस अभियान से जोड़ पाए, कितनों में रुचि पैदा करा पाए? बेसिकली हम लोग का इस पे एक ये भी रहता है कि हम जो है हमेशा अपने उत्तराखंड गांव के भी हर उसमें कुछ बच्चों को लेके जाते हैं, लोकल गांव, हाँ, गांव के बच्चों को लेके जाते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि वो सीखे, है ना। उनके लिए बनिस्बत शहर वालों की ज़्यादा आसान होता होगा। हाँ, नहीं, शहर के बच्चे भी आते हैं, शहर के बच्चे भी आते हैं, कुछ बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे भी आते हैं। तो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्कूल्स नहीं रखते, पर एक बार में एक स्कूल हम। तो प्रतीक जी, इसका रूट कहाँ था? एक तो मोरी वाला आपने बताया। बेसिकली आप अगर हम शुरू करें इसको यमुना से, अगर हम शुरू करें, मतलब हमारा जो हरिद्वार का जो बाणगंगा वाला एरिया है, वेटलैंड एरिया है, और आसन का जो वेटलैंड एरिया है, साउथ में आप ये मान लीजिए। फिर इसके बाद हम यहाँ से नॉर्थ की तरफ को चलते हैं, हर रिवर घाटी में हम यमुना चलेंगे, यमुना से फिर इधर आएंगे, कमल नदी पड़ेगी पुरोला के रवाई में, फिर उधर आपका भागीरथी आ जाती है, फिर टॉस आ जाती है, उसमें
यमुना से हम थोड़ा पावर की तरफ जाते हैं, फिर ऊपर टॉस जाते हैं, फिर आगे रूपिन सुपिन होती है। तो इस तरह करके हर रिवर वैली को हम इसमें कवर करते हुए पूरा आपका ये आते हैं आपका गंगा वैली तक, पूरा अलकनंदा गंगा वाला ये पूरा एरिया कवर करता है। अच्छा, तो फिर रहने का क्या रहता है कि दिन भर आप खोजने के लिए? बेसिकली हम लोग का जो दिन स्टार्ट होता है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है, क्योंकि मैक्सिमम बर्ड एक्टिविटी जो है 2 आवर्स आफ्टर सनराइज एंड 2 आवर्स बिफोर सनसेट होती है। अच्छा। तो अगर आपको चिड़िया देखनी है तो ये 4 घंटे का जो टाइम कैप्सूल है, इसमें दिन सबसे में- ज़्यादा आपको चिड़िया दिखेगी। दिन में फिर क्या रहता दिन है? में कम रहती है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा करीब 4:30 बजे स्टार्ट होता है सुबह, और 4:30 से लेके वो अब पहाड़ में जनरली होता है कि दिन में भी चिड़िया मिल जाती हैं। तो वो ट्रांजेक्ट क्योंकि 10 किलोमीटर का होता है, हमारा एवरेज ट्रांजेक्ट 10 किलोमीटर का है। तो उस 10 किलोमीटर में जो है आदमी जब चलेगा तो टाइम तो लगेगा, और रुक रुक के चल रहा है तो उसको 4-5 घंटे लगते हैं। बिल्कुल। तो वो एक सुबह से शाम एक जगह पहुंचता है, फिर अगले दिन रात को रुकता है, फिर अगले दिन दूसरे ट्रांजेक्ट पे जाता है। तो एक टीम जो है एक बार में 3 या 4 ट्रांजेक्ट कवर करती है। तो कई सारी टीमें हैं? 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बनता है, और अलग-अलग करीब 30-35 ग्रुप्स बनते हैं, वो अलग अलग जगह जाते हैं। और इसके लिए कौन सा महीना आपने चुना है? किस महीने में ये सर्दियों होता में है? करते हैं, सर्दियों में। मतलब नवंबर से लेके जनवरी फरवरी के बीच में करते हैं, डिपेंडिंग कि क्या वेदर फोरकास्ट है। जी। तो फिर जैसे उसके लास्ट ईयर बाद दिसंबर में किया था, पर जनरली अक्टूबर नवंबर में होता था। तो और अब ये जैसे कहीं- चेंज हो रहा है तो हमारा टाइम चेंज हो रहा है। अब जैसे इस साल का जो है हो सकता है वो फरवरी में आ जाए। ओह, क्योंकि जो शिफ्ट हो रहा है क्लाइमेट जी, पूरा, climate shift हो उसका रहा है। असर जी। पड़ रहा है। तो इसका डेटा फिर आप क्या सरकारों को सौंपते हैं या ये अभी क्या? क्योंकि अब हमारे 15 साल का डेटा आने वाला है, अभी 2 साल और रह गए, तो इस साल मिला के अगले साल तक 15 साल हो जाएंगे। तो 15 साल के बाद हमने इसको पब्लिश करना है। अच्छा, वाह। तो एक पूरा कंपेंडियम टाइप का आएगा कि उसमें सबका एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होगी, हाँ और क्या क्या इससे निकल के आया और क्या हमारी ऑब्जर्वेशन हुई है। जी। तो मोटा मोटी अगर थोड़ा बताना चाहें कि क्या है पैटर्न जी ट्रेन? देखिए, हमने जो इसको स्टार्ट किया था 2008 में, तो उस समय उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल चेकलिस्ट थी वो 623 या 624 की थी। जो ऑफिशियल पब्लिश चेकलिस्ट थी वो वही थी। और आज की डेट में जब हम लोग इसको करना शुरू किया, और पूरा क्योंकि अब बर्ड से रिलेटेड है, तो हर नॉट ओनली उत्तराखंड, हम गढ़वाल कुमाऊं में भी करते हैं, तो हम लोग एक टेबुलेट करते हैं। तो आज की डेट में हमारी करीब 722-723 स्पीशीज़ हमने टोटल उत्तराखंड में अभी तक डॉक्यूमेंट करी है। अच्छा, और सरकारों ने कितनी की थी? 300 कुछ? उस समय 600 कुछ थी, और आज उनकी भी 720 प्लस की स्पीशीज अच्छा। की है। वो फिर जो है उसके पीछे, अच्छा, क्योंकि अब कुछ होता है तो वो भी अपना करते हैं वो लोग। 700 जी जी। तो अभी मतलब 600-700 कुछ 720 स्पीसीज प्लस चिड़ियाओं की इतनी प्रजातियां अभी यहाँ पे और मौजूद जिसमें कि हैं। हमारी 3 स्पीशीज हमारे उत्तराखंड बर्ड काउंट की वजह से ही हमने स्टेट में पहली बार रिकॉर्ड करी थी, फर्स्ट रिकॉर्ड। अच्छा जी, अच्छा। जी, जी, तो जी। उसका नाम पता कुछ हाँ, है? सबसे पहले तो हमारा एक रूप थी, ठीक है, उसके बाद येलो हैमर थी, हाँ। और एक रेड काइट थी जो कुमाऊं में रिकॉर्ड था उसका, पर गढ़वाल में पहला रिकॉर्ड था। तो ये 3 स्पीशीज, और एक बाकी तो वैग्रेंट्स है, तो उस पर अभी चल ही रहा है काम। वाह, क्या बात है। तो 3 मतलब आप मान के चलिए कि इस बर्ड काउंट की वजह से 3 नई स्पीशीज 3 नई खोजी गई, और पुरानियों को भी फिर डेटा पुराना उनका सारा पूरा। डेटा हम लोग कर ही रहे हैं। जी जी। तो उनके साइंटिफिक नेम और वो सब भी सब फिर आप लोग। सब करते हैं। तो ये रुचि आपकी इसमें आने के बाद ही हुई या पहले से थी? थोड़ा जी, पहले से basically रही जंगल होगी। में क्योंकि जाते ही थे टू डू वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंटरी करता था, तो जंगल में बैठे रहते थे तो जानवर तो कम दिखता है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री आपने मैं बहुत बनाई बेसिकली है? वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, तो जंगल में बैठे रहते थे, जी। करते रहते थे। तो जी। जंगल में जब आप बैठे तो हाथी घोड़ा आपको शेर चीते तो कम मिलेंगे, मतलब हाथी कम हाँ, मिलेगा, बड़े लेपर्ड कम मिलेगा, जी जी। पर चिड़िया आपको हमेशा मिलती थी। हमेशा तो मिलेगी। वहाँ से वो चिड़ियों को देखना शुरू किया, तो वाह, ऐसे ढंग से क्या मैंने बात है। थोड़ा सा अपने बताइए पुराना कि वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए क्या अनुभव आपके रहे, कैसा होता है आप लोगों का जीवन? और जीवन तो क्या, और मतलब सन थोड़ा 2000 सा- से आपने बनाना शुरू किया था ना? बेसिकली क्या होता है, हाँ मैंने 2000 से इसको शुरू किया था। किस किस के लिए आपने कहाँ कहाँ काम काफी किया? काम किया, मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए काफी फिल्म बनाई, आपका उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के लिए फिल्म बनाई है, सेसी के लिए बनाई है, आपका एक जो है वर्ल्ड बैंक की एक फिल्म करी है, फिर उसके बाद एक न्यूजीलैंड का क्लाइंट था उनके लिए फिल्म करी है, बाकी छोटे मोटे असाइनमेंट तो करते रहते जी। थे। तो कैमरा उसके लिए एक बड़े लेंसेज का चाहिए होता होगा? उस समय चाहिए होता
हाँ। लेंसेज था, तो उस समय कैनन XL1S हम यूज़ करते थे। अच्छा, जी, जी। तो इसका ट्रेनिंग वगैरह सब आपने ली थी क्या कोई फोटोग्राफी की? ट्रेनिंग नहीं, जब अच्छा, खुद से सीख के? खुद से सीख के? ट्रायल एंड एरर करके कैमरा उठाया और निकल के अच्छा, खींचना अच्छा। शुरू किया, गलतियां कर करके सीखते क्या रहे। बात है। तो आप उस दौर के आपके एक तरह से फ़ोटो जर्नलिस्ट, फ़ोटो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र आप हैं। आज आप देखते हैं कि जो इंस्टा पर रील्स हम देखते हैं कि जी, बहुत आयत में गर्ल्स जा रही हैं, बॉयज़ जा रहे हैं, बना रहे हैं। कैसा लगता है ये सब देखते हुए अभी? अच्छा लगता है। सी बेसिकली मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि देखिए क्या हो गया ना कि आपने, जैसे आपने सालिम अली साहब की बात की थी, ठीक है, और मैं एक और रेफरेंस करूंगा, जैसे आपने लेडीज़ की बात की, तो मैं एक बहुत अच्छा स्टोरी आपको बताऊंगा, हमारे बर्ड काउंट से जुड़ी हुई है। हाँ। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जब करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, कि जैसे कोयल अपना कभी घोंसला नहीं बनाती है, अगर आपको मालूम होगा, है ना। अच्छा। वो होस्ट पैरासिटिज्म पे ओह, अच्छा। मतलब चलती है, कि अच्छा। हमेशा दूसरी चिड़िया के उस घोंसले में वो अपना ओह, अंडा देगी। अच्छा। तो बेसिकली जब आप डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि अब जब हमने कहा यार कोयल तो घोंसला तो बनाती नहीं है, फिर देखा दूसरी चिड़िया के उसमें कर रही है, तो फिर उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो पता लगा कि वो जो है अपना अंडा वहाँ छोड़ देगी और उसका अंडा लेके बाहर गिरा देगी, या वो उसके अंडों के बीच में। और आप बिलीव नहीं करेंगे अरे कि वाह। कोयल करीब इतनी बड़ी बर्ड होती है, और वो वॉबलर जैसे छोटी सी चिड़िया, मतलब आपके अंगूठे के बराबर की चिड़िया के घोंसले में अंडा अपना डाल देती है। अच्छा। अब उसके अंडे को अगर आप देखें, तो जब वो बच्चा निकलता है, कोयल का बच्चा निकलता है, तो उसके पंखों के पीछे 2 नाखून से होते हैं, मतलब क्या कहेंगे उनको, जैसे बिल्ली के नाखून होते हैं ना, उस टाइप के अच्छा। निकली हुई प्रोट्रूड। अब वो इवोल्यूशन का प्रोसेस है। ओके। तो वो क्या करता है कि वो उसके बच्चों को और अंडों को, कोयल का बच्चा अपने उसमें पीठ से धक्का दे दे के वो बाहर गिरा देता है, ओह, ताकि सारा खाना उसको मिले, अरे बाप क्योंकि रे। उसकी फूड की प्रोटीन की नीड ज़्यादा है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा होना है, जल्दी बड़ा होना है। ओह, तो वो होस्ट पैरासिटिज्म इसका टर्म है। तो कोयल ऐसा करती है। अब आप देखिए कितनी कमाल की चीज़ है, मतलब वैसे बहुत निर्दयता वाली बात है, हाँ, पर हाँ, लेकिन पूरा पर एक सिस्टम आप स्पीशी देखिए। सर्वाइव कर रही है ना। हाँ, हाँ। क्योंकि अब वो, आप सोचिए कि क्यों ऐसा करती है। वो सेंट्रल जो है आपका यूरोप से आती है कोयल माइग्रेट करते हुए यहाँ पे। तो जब वो आती है, उस पर इतना टाइम होता ही नहीं कि वो घोंसला बना ले, तो वो दूसरे के घोंसले में डाल देती है। ओह, ठीक उसके है, पीछे तो रीजन बेसिकली है। एक वो है, बहुत एवोल्यूशन का पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या बात ना। है। और बाकी चिड़िया उसको वो करती हैं। तो इसी तरह बहुत सारी चिड़िया हैं, जो आपने वोकलाइजेशन की बात की थी, कि जब हम बर्डिंग करते हैं तो हम सिर्फ आंखों से नहीं, कानों से भी करते हैं। ओह, तो क्योंकि कान से स्पीशी को सुनते हैं, तो उससे पता लगता है कि ये वाली स्पीशी यहाँ बोल रही है। तो कई स्पीशीज ऐसी होती है जो मिमिक करती हैं। और जैसे ड्रोंग है, वो बहुत सारी स्पीशीज प्रजातियों की आवाज़ निकालती है। अच्छा। हाँ। ओह, तो वाह। वो मतलब जो है आपको वो देखना पड़ेगा कि वो क्या है। तो जब आप नेचर से जुड़ते हैं, तो आप इन चीज़ों को धीरे धीरे समझ में आने शुरू होती है। वाह। और जब आप पढ़ते हैं और फिर उसको देखते हैं, तो आपके दिलचस्पी। दिमाग में एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, और वो एक नशे की तरह होता है। क्या बात है ना, है। तो इस पे क्या कोई पाठ्यक्रम नहीं शुरू किया जाना चाहिए कि कहीं और स्कूलों क्यों नहीं में होते? हुए हैं पाठ्यक्रम है बर्ड पाठ्यक्रम वॉचिंग में के? BNHS वगैरह करता है, साइकोन करता है, कोर्सेज अच्छा। कराता है, ऑर्निथोलॉजी के अच्छा। करते हैं, कोर्सेज हैं। अच्छा। पर बच्चों को इससे जुड़ना चाहिए, मेरा कहना हाँ, ये है। मतलब ये भले ही किसी तरह से जोड़े हैं स्कूलों को, मैं कॉलेजेस आपको को। बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि जब हमने 2008 में किया, तो हमारी एक चंडीगढ़ की बर्डर हैं, रीमा, ठीक है मैम, शी इज़ आई थिंक 70+। तो उनको मैंने, क्योंकि शी वॉज इनटू बर्डिंग, तो हमने उनको इनवाइट किया कि मैम आइए, हम ये कर रहे हैं, तो आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा प्रतीक, मेरी एक फ्रेंड है, उसको बर्डिंग नहीं आती है। तो मैंने ले आओ भाई, आप तैरना कैसे सीखोगे जब तक पानी में नहीं जाओगे। तो हमारी फिलॉसफी है कि ले आओ। तो हुआ क्या कि वो आई, सरबजीत कौर उनका नाम है, एंड आई थिंक शी मस्ट बी 88, 87 इस समय, ठीक है। एंड अभी हाल ये है कि जब उन्होंने एक बार बर्ड काउंट देखा, और उसके बाद वो गई वापस, तो उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी बेच के ओह, कैमरे खरीद लिए। क्या बात है। आज वो पूरे वर्ल्ड में घूमती है ओह, और फोटोग्राफी करती है, बर्ड 88 ईयर की। 88, 87 ईयर की है। ओह, और वो क्या बर्ड बात काउंट है। लास्ट ईयर भी आई थी। क्या ठीक बात है, है। तो ये नेचर ऐसा एक ऐसा चीज है, क्योंकि बच्चे हो गए, नाती पोते सब बड़े हो गए, सब सेटल हो गए, उन्होंने कहा करना क्या मैंने ज्वेलरी का, क्या बेच के बात कैमरा खरीद लिया। वाह, तो ये एक नेचर का ये वो मिसाल कि- है एक, हाँ, बिल्कुल। तो नेचर तो आपको इस क्या बार करा का सकता जब आपका बर्ड वॉचिंग ग्रेट हिमालय वाला होगा, जी। तो हम लोग भी उसके लिए जी, आएंगे। जी, जी, और बिल्कुल, जब इस बिल्कुल, सुनने स्वागत वाले है। लोग भी, सब कोई ऐसी लिमिटेशन हाँ, तो नहीं होती कि कम लोगों को आना है, नहीं?
नहीं अब करते हैं क्योंकि हाँ, इतने लोगों को 100 हाँ, 150 200 लोगों को मैनेज बिल्कुल। करना, मतलब आने को तो 400 लोग आने को तैयार रहते हैं, पर बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमें मैनेज भी करना तो होता है, आपने तो केवल गढ़वाल के हिस्से में ये किया या अभी कुमाऊं? गढ़वाल तक हाँ। एक्चुअली बीच में क्या होता है ना कि बीच में एलिफेंट कॉरिडोर आ जाता है। ओह! तो एलिफेंट कॉरिडोर में क्योंकि बर्ड वॉचिंग पैदल होती है, तो एलिफेंट कॉरिडोर में थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं, कि कोशिश करते हैं कि ना जाए आदमी, तो क्योंकि वो एक तो बहुत रिस्क ही हो जाता है थोड़ा सा, बिल्कुल। तो उस वजह से वो फिर कुमाऊं छूट जाता है, क्योंकि वो फिर ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाता बिल्कुल। है। पर उसका हम लोग का है कि अब कुमाऊं में इसको एक्सटेंड करेंगे तो होपफुली। हम लोग कोशिश करते हैं कि कुमाऊं में ऐसा माहौल बने, कुछ लोगों को तैयार करते हैं और आपको इनवाइट करते हैं फिर, है ना? तो अब वो चल रहा है, हमारा प्लानिंग चल रहा है अच्छा, अच्छा। कि कुमाऊं में देखा जाए, क्योंकि फिर कुमाऊं पूरा हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि ट्रांजिट रास्ते क्या कौन होंगे, से क्या हैं? कौन से रास्ते रखने क्या हो, जी। तो वो तो एक आध साल लग सकता है, पर आई जी। थिंक उत्तराखंड में इस वक्त पे कौन-कौन लोग सर काम कर रहे हैं इस दिशा में, वाइल्ड लाइफ के फील्ड में? बहुत लोग हैं। फोटोग्राफी। WI हमारे देखिए देश की हाँ। प्राइम वाइल्ड लाइफ संस्था हमारे यहाँ है, But- वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हम्म। तो बड़ी काफी काम हो रहा है। स्वाभाविक बात है कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, तो बस और सवाल है कि बाहर के नई बाहर पीढ़ी से को लोग आके भी कर रहे हैं, करते हैं, जी, बस नई पीढ़ी को थोड़ा ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है। जुड़ रही है, जुड़ रही है। जुड़ रही है, अच्छा, काफी जुड़ रही है। जी, जी। तो आज बहुत सारी बातें आपने बर्ड वॉचिंग की बताई, एक ललक जगा दी है भीतर से। तो अभी प्रवासी पक्षी दिवस एक दिन होता है, कभी जी, हम जी, उस जी। पर भी आपसे जी, बात जी, करेंगे जी, इस बहाने। जी, जी, जी। आप हमारे रिसोर्स पर्सन रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, प्रतीक जी। thank you so much. जी, जी, जी।